आज का जो मुद्दा था वो जो सामुदायिक में, आपके समुदाय में राजनीतिक दलों का गठन हुआ है, और ऐसा सिर्फ एक समुदाय में नहीं हुआ है, बहुत से समुदाय में इस तरह के राजनीतिक दलों का गठन किया गया है। जो लोग थोड़ा बहुत किसी विषय के जानकार हो जाते हैं, वो लोग जिनके पास थोड़ा बहुत काला धन आ जाता है, और वो लोग भी जो वकालत पेशे से जुड़े होते हैं या रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स भी होते हैं, तो करते क्या है, चलो कोई काम नहीं बचा है अब इस उम्र को काटने के लिए, तो राजनीतिक दल का गठन ही कर देते हैं। और देखिए जरा राजनीतिक दल का गठन कैसे करते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि आपका जो राजनीतिक संगठन है वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। वजह मैं बताऊंगा भी आपको, और उम्मीद आपको समझ में भी आएगा थोड़ा बहुत। होता क्या है कि जो ये दलित समुदाय है, ये गाना बजाने में इतना मस्त रहता है कि उसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, नीति शास्त्र से कोई मतलब नहीं, विज्ञान से कोई मतलब नहीं, राजनीतिक शास्त्र से कोई मतलब नहीं, आर्थिक ज्ञान से कोई मतलब नहीं। वो सारी चीज़ समझता है कि जिस तरह की ज़िंदगी में जी रहा हूँ, इसी को राजनीति कहते हैं, इसी को आर्थिक ज्ञान कहते हैं। सारा चीज़ वो उसी दायरे को ही समझ लेता है कि सारी चीज़ बस उसी दायरे के अंदर ही है। खैर, जो दोस्त हमसे जुड़े हैं उनका आभार, और जो दोस्त नहीं जुड़े हैं उनका भी आभार। ज्ञान, विज्ञान, प्रगति ये हर मनुष्य के लिए नहीं बना हुआ है, ये आप जान लीजिए। वही 24 घंटे आपके पास भी होते हैं, वही 24 घंटे अंबानी साहब के पास भी थे। उन्होंने ज्ञान, विज्ञान, अर्थ का प्रयोग किया और अंबानी बन बैठे, और यहीं आपकी उम्र 50-55 साल हैं, 2 जून की रोटी के लिए परेशान हैं। यही शिक्षा का मतलब है। जब लोग कहते हैं ना कि दीपदान पाठशाला पे इतना बोलते हो, इतनी बातें लिखते हो, कभी आओगे दीपदान पाठशाला तो समझ पाओगे, नहीं तो ये लगता है ना कि जो कक्षा 5 की किताबें मैं पढ़ता हूँ वही तो पढ़ा रहा होगा ये बंदा। खैर, आज विषय था राजनीतिक दल के चर्चाओं पे। गली गली में कुकुरमुत्ते की तरह, सेंटेंस थोड़ा अजीब सा लगेगा पर सुनिएगा, युवा साथी हैं और कोई महिला साथी हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए पहले ही। गली गली में कुकुरमुत्ते की तरह दलित समुदाय, पिछड़ा समुदाय और आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों ने थोड़ा सा काला धन आया, चलो 100 लोगों को इकट्ठा करें, निर्वाचन आयोग दिल्ली चले और वहां से बढ़िया सा एक राजनीतिक दल का गठन कर लेते हैं। अरे भाई, बड़े बुद्धिमान से नजर आते हैं सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। कोई वकील है, कोई रिटायर्ड आईएएस का लड़का है, कोई जमीन बेच के दलाली का काम किया है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना घूम रहा है, कोई अपने पापा के मरने पर नौकरी पाया है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना घूम रहा है। इतिहास की जानकारी आदमी को थोड़ी बहुत होनी चाहिए। जब पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जो राजा हुआ करता था उसके पास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषयों का ज्ञान प्राप्त होता था उसे, तब वो जाके राजपाट चला पाता था। और राजपाट चलाने के लिए उसे कम से कम 8 या 9 रत्न की जरूरत पड़ती थी। ये 9 रत्न होते कौन हैं समझिएगा, अभी जो बता रहा हूँ, और जिस राजनीतिक दल को आप जानते हैं वर्सेज करिएगा तो आपको लगेगा कि वो तो साले गोबर हैं जो बना के बैठे हैं। माफ करिएगा, सेंटेंस थोड़ा सा नवयुवक होने के कारण इधर उधर बहकेगा, परेशान मत होइएगा। कभी कभी ये सब भाषा भी सुन लिया कीजिए, नहीं तो लोग गलत फहमी में रहते हैं कि पेन पेंसिल ही बांटते रहते हैं, क्या सैलेंस पासी दिन भर। हाँ, तो बात मैं कर रहा था नवरत्नों की। जब एक राजा हुआ करता है, उसके दरबार में उस अच्छे राजपाट को चलाने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, कूटनीतिक सारे विषय के विशेषज्ञ हुआ करते थे। तब वो जाके राजपाट को बढ़िया चला पाया करता था और दूसरे देशों से कूटनीति कर पाया करता था
आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से प्रगति कर पाता था। पर आज वर्सेज राजनीतिक दल का गठन, उस समय राजा, और आज का राजनीतिक दल का गठन, आज राजनीतिक दल के जो अध्यक्ष बने हैं महामूर्ख टाइप के वकील बने हैं, जिनको ना सामाजिक ज्ञान है ना आर्थिक ज्ञान है, बस LLB की डिग्री ले लिए हैं और वो क्या रजिस्ट्रेशन करा लिया निर्वाचन आयोग से, और 4 मूर्ख साथियों को, 4 महामूर्खों को अध्यक्ष, महामंत्री, पता नहीं फला फला ठिकाना, जिनको ना किसी चीज़ का ज्ञान है, ना सोशल का ज्ञान है, ना आर्थिक ज्ञान है, ना राजनीति का ज्ञान है। हो सकता है काला धन हो, इस चक्कर में उनको महामंत्री, जिला अध्यक्ष, अरे जिला अध्यक्ष से ध्यान आया, 80% राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष लेबर हैं दिल्ली मुंबई में। हंसिएगा, ये पर सच्चाई है। आप अब समझिए, इस तरह के राजनीतिक दलों के साथ जाके आप अपने समाज की नैया तो डुबो ही लेंगे ना। आप सोचिए, जब आपके इस तरह के राजनीतिक प्रोफाइल को जब दूसरा समाज देखता होगा कि अरे चलो उस राजनीतिक दल को देखते हैं, उसका अध्यक्ष कौन है, उसका महामंत्री कौन है, उसका राष्ट्रीय सचिव कौन है, तो पता चला कि ऊपर से नीचे तक मूर्खों की एक टोली बनी हुई है, जिनको किसी चीज़ का ज्ञान भी नहीं है, और सब राष्ट्रीय अध्यक्ष का बोर्ड लगाए घूम रहे हैं। अरे इन्हीं मूर्खों से पूछिए ना, ये विधानसभा में जाके क्या कर पाएंगे। एक नीतियां हैं, एक आर्टिकल, तो इनसे कभी लिखा ना गया, समाज के बारे में कभी कोई विचार दिए ना गए, कभी जमीन पे कोई काम किया नहीं। ये काहे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, और काहे लोग आप लोग बन जाते हैं उसके जिला अध्यक्ष, महामंत्री। खैर ये आपकी अपनी मंशा है, डूबिए चाहे उभरिए, ये आपका अपना जीवन है, उससे मेरा हस्तक्षेप नहीं है। मैं जिन लोगों के लिए काम करता हूं, जिनको ज़रूरत हो मेरे साथ रहते हैं, और जिनको ज़रूरत नहीं उनकी आने वाली पीढ़ियां भी लेबर बनने वाली हैं। उसको मैं रोक नहीं पाऊंगा, मैं सिर्फ एक प्रयास कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि बहुत बोलता है शैलेंद्र, बोलता इसलिए हूं क्योंकि काम करता हूं। आप भी कभी घर से निकलिए, कभी समाज में 1 रुपए का दान करिए, वो शादी ब्याह वाला धंधा मत कराइएगा, क्योंकि प्रयागराज की 1-2 टीम है जिसमें वो दाढ़ी मोछ वाले नेता भी हैं, और आजकल लखनऊ के भी कुछ लोग जाते हैं जिनके पास खुद के खाने की व्यवस्था नहीं होती है, गरीब बच्चों की शादी ब्याह करा के हमारे समाज की बिटिया का भी जीवन बर्बाद कर देते हैं। समझिए, जिस व्यक्ति के खुद के खाने की व्यवस्था ना हो, आप उसके साथ समाज की एक बिटिया का ब्याह कराकर उसको भी दिल्ली मुंबई जाके लेबर भेज देते हैं, और उनके जो आने वाली संतानें हैं आपके समाज में बढ़िया लेबर और तैयार हो जाते हैं। खैर इस तरह के लोगों की भरमार है, और लोग इसको पसंद भी करते हैं कि लेबर और बनते रहें। राजनीतिक दलों की बात कर रहा था। अभी मैं कुछ दिनों से बड़ा, जब ये उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आया था, कई तरह के मूर्खों का फ़ोन आया कि भैया मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं महामंत्री हूँ, हमारे दल में शामिल हो जाइए। तो पूछ लेता हूँ, भैया जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कोई ऐसा काम किया है, किस चीज़ के विशेषज्ञ हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी बिंदु पे उनके कोई लेख आए हों, कभी जीवन में कोई काम किया हो, कभी कोई सामाजिक परिवर्तन दिया हो? ऐसा कुछ नहीं था। बस थोड़ा सा काला धन आ गया, वही दलित भाइयों की हमारी ज़मीनों का मुकदमा लड़ के उनको फर्जी जेल में भिजवा के जो पैसा कमाया उसी से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। खैर मैं कभी आलोचना से डरता नहीं हूँ, और मैं उनकी आलोचना भी नहीं कर रहा हूँ। चाहे तो आप लोग गली गली में एक एक और राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदा कर दीजिए, मूर्खों की टोली, और गाड़ी के बोर्ड के आगे लगा लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं इस चीज़ की परवाह कभी नहीं करता, आलोचना की परवाह तो मैंने कभी की ही नहीं। मेरे वो जो जिम्मेदार साथी हैं, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं, जिनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की ज़रूरत है, वो हमारे और दीपदान आंदोलन के साथ हमेशा चलेंगे। और वो लोग जिनको सिर्फ राजनीतिक दल के साथ जुड़ के रहना है, अरे अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक बार लाइव आके बुलवा लीजिए ना, क्या है उनकी नीति, क्या है विचारधारा। बस पीछे वो अंबेडकर जी की फ़ोटो लगा लेंगे, इधर गांधी जी की एक फ़ोटो लगा लेंगे, और जो 2-4 जातियों के लोग के नेता होता है उनकी भी फ़ोटो लगा के बस दिन भर फ़ोटो शूट कराएंगे।
और दूसरा कोई धंधा उनके पास है नहीं, ना ही उनकी कोई अपनी विचारधारा है। इस समुदाय को स्वयं सोचना होगा कि अगर इसी तरह के लीडरान आपके समुदाय में पैदा होते रहे तो दूसरा समुदाय आपका विरोध करेगा ही करेगा। जब आपके नेता की प्रोफाइल देखता है वो समुदाय, दूसरे समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ, कि देखा एक भट्ठा मालिक है, एक दलाल है, एक प्रधान है, एक चूतिया टाइप का वकील है जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट तक कभी मुकदमे नहीं लड़ पाया है, वो अपने आप को बताता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसे मूर्खों की टोलियां जब देखता है दूसरा समुदाय तो आपके समुदाय पे हंसता है। आपके जब नित्य कार्यों को देखता है कि जिस समाज के लड़कों को खाने पीने की व्यवस्था तक नहीं होती है, उस समाज के लड़कों के साथ गरीब बच्चियों की शादियां तक कर देते हैं। इस तरह का मूर्खतापूर्वक काम करने वाले आपके समाज में तालियों के पात्र होते हैं और लोग बजाते भी हैं। अरे 1 लाख लोगों की निर्धन कन्याओं की शादी करा दी, 1 लाख निर्धन बच्चों की शादी करा दी। इन्हीं मूर्खों की वजह से आपके समुदाय में लेबरों की संख्या बढ़ गई। आप सोचिए ना जरा, जिस व्यक्ति के खुद के खाने की व्यवस्था नहीं है उसके साथ समाज की एक लड़की की आप लोग शादी करा देते हो। और ये वही मूर्ख है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने फिर रहे हैं, बड़े बड़े मंच सजाते हैं इलाहाबाद, कानपुर में, दिल्ली में, झारखंड में, बिहार में। अब तो न जाने इनकी आत्माएं कहां कहां तक जाने लगी हैं इस तरह के कुकर्म करते करते। अगर इन लोगों का विरोध आज आप नहीं कर पाओगे तो कल आप भी इस आग में झुलसोगे और आपका समाज तो झुलस ही रहा है। जो समाज के आपके समुदाय के शिक्षित लोग हैं उन लोगों से मैं अनुरोध करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रयास ना करें, बैठ के एक सामूहिक चर्चा करें जिसपे आपके समुदाय का शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास संभव हो सके। और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कोशिश ना करिए बल्कि उस टीम के नवरत्न बनने की कोशिश करिए। अगर आप प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड हैं तो उस संगठन के प्रशासनिक कार्य का दायित्व लीजिए। अगर आर्थिक सेवा से रिटायर्ड हैं या आर्थिक कार्य करते हैं तो उस संगठन के आर्थिक दायित्व को लीजिए। नहीं तो कल मैं लाइव आके आपको स्पष्ट रूप से ये चीज बता चुका हूं, मैंने बिल्ली के गले में घंटी बांध दी है। जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अब उसको ये बताना होगा कि जिस समुदाय से आप जीत के आए हुए हैं उस समुदाय के लिए पहले अगर आप एमएलए एमपी थे तो क्या किया, उस समुदाय के युवाओं के आर्थिक विकास के लिए आपने क्या किया। सरकारी नीतियों की बात नहीं कर रहा हूं, आप जिस समुदाय की वजह से टिकट प्राप्त कर कर एमएलए एमपी बने हैं आपको उसकी जवाबदेही तय करनी होगी कि आप जब एमएलए एमपी बने थे तो आपने अपने समुदाय के शैक्षिक, आर्थिक, वो चाहे पुरुष हो या महिला, उसके लिए आपने कौन से व्यक्तिगत कार्य किए हैं। अपने जिले में आपने अपने समुदाय के कितने युवक को स्वावलंबी बनाया है, कितनी महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है, परंपरागत उद्योग को आपने कितना बढ़ाया है, वो जमीनी कार्य आपको दिखाना होगा। और आप सब लोग पत्र लिख के अपने क्षेत्रीय विधायक से ये बात पूछिए कि आप जो 5 साल विधायक थे या अब 5 साल के लिए विधायक बने हैं, आप अपने समुदाय के शैक्षिक, आर्थिक विकास के लिए कौन कौन से ठोस कदम उठाएंगे। सरकारी नीतियां मत गिनाइएगा, सरकारी नीतियां मत गिनाइएगा, क्योंकि जिस समुदाय की मैं बात करता हूं वो समुदाय अंतिम पंक्ति में बैठा है और सरकारी लाभ, सरकारी नीतियां समाज के अंतिम पंक्ति तक कभी नहीं जाती हैं। आपको उस समाज ने जिम्मेदारी देके उच्च पंक्ति पे पहुंचाया है। विधानसभा, लोकसभा, जिम्मेदारी समाज की आपके प्रति बनती है, जवाबदेही आपकी बनती है। तो आप लोग इस बार इस कदम को उठाइएगा। नहीं कर सकते हैं तो दीपदान की वेबसाइट पे सारे पूर्व एमएलए एमपी के पत्र हम लिख रहे हैं 15 दिन के अंदर। आप लोग फाउंडेशन के वेबसाइट पे देखिएगा और उनके क्या क्या जवाब आए हैं, और नहीं जवाब आए हैं तो सार्वजनिक रूप से विरोध करिएगा। क्या इन्हीं कामों के लिए हमने आपको एमएलए एमपी बनाया था कि 5 साल में अपने क्षेत्र के 500 लोगों को भी स्वावलंबी नहीं बनाया, परंपरागत उद्योग को नहीं बढ़ाया, आपने सिर्फ राजनीतिक दलों का प्रचार करने में पूरा 5 साल व्यतीत कर दिया। पूछिए जाकर अपने क्षेत्रीय विधायक से, पूछिए अपने ब्लॉक प्रमुख से, पूछिए जिनको आप लोगों ने जिम्मेदारियां दी हैं समाज की। अगर आप मौन धारण करके सिर्फ तालियां बजाते रहेंगे कि ये हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, सांसद हैं, तो समझ लीजिए वो बंदर की तरह समाज को नचा रहा है।
अब वक्त आ गया है, नहीं पत्र लिख सकते हैं तो दीपदान फाउंडेशन पे लिखे पत्रों को सार्वजनिक करिए। अगर जो एमएलए एमपी जवाब नहीं देता है इस पत्रों के, अगर ये कहता है कि मैं क्यों दूं आपको जवाब, तो आपको बताना पड़ेगा। इसी जाति और समुदाय होने के नाते आपको टिकट मिला है, खुलकर विरोध करिए। वो आपके मामा हो, चाचा हो, दादा हो, भाई हो, भतीजे हो। अगर आपने रिश्तेदारी का नाता ओढ़ लिया तो आपके घर में भी कल लेबर पैदा होंगे और आपके समुदाय को बचाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, आप स्वयं होंगे। अब इतने सालों से आप लोगों ने इस काम को क्यों नहीं किया? आप अपने क्षेत्रीय विधायक से पूछिए ना, क्षेत्रीय सांसद से पूछिए कि 5 साल आपने अपने समुदाय, जिस समुदाय की वजह से आपको एमएलए एमपी बनाया गया है, उस समुदाय के युवा युवतियों के लिए आपने व्यक्तिगत कौन से काम किए हैं, कितने लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा है, किसको आर्थिक। ये शादी ब्याह का नाटक ना बताइएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, इस मामले में कट्टर हूं मैं। ये वोट लेने के लिए हमारे गरीब बच्चों की शादी ब्याह कराकर, जिनके पास 2 जून की रोटियां नहीं होती, उनका जीवन ही बर्बाद करते हैं लोग। सर नहीं आती इस तरह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए को। खैर दोस्तों, ये जो देश में कुकुर मुत्ते की तरह फैला आपके समाज के अंदर राजनीतिक दल, इसको गठन का, इसको समाप्त कराइए। और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस आदमी से पूछिए, तुम्हारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भावना है क्या? कभी इससे पहले दिखी थी या शैलेंद्र पासी के बोलने के बाद कॉपी पेस्ट करके दे दोगे? जो साथी हमें धैर्य से सुन रहे थे उन सभी का आभार। और एक बार प्रयास करिए, एक बार प्रयास करिए, मिलकर प्रयास करिए, सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। और आप बिल्कुल कदापि न सोचिए कि आपकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, मेरी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है। हमारी आवाज़, हमारी और आपकी आवाज़ हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। और वो लोग हैं जो समाज को सिर्फ बहकाने का काम कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, जिनका पूरा जीवन सिर्फ एमएलए एमपी, विधायक, जिला पंचायत बनने तक ही सीमित है। उन लोगों से मेरा अनुरोध है, बेवजह समाज को बर्बाद ना करें, नहीं तो यही समाज जिसे आप मार्शल कौम कहते हैं, अगर किसी दिन अपने होश खो बैठा तो आपकी एमएलए एमपी और जिला पंचायती सब खत्म होते नजर आएगी। मैं आपको बता दे रहा हूं। खैर, आज आप लोग का रेस्ट का दिन होगा, रेस्ट करिए। और दीपदान आंदोलन में मेरे जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे होंगे तो जिम्मेदारी से अपने सारे दोस्तों से कहिए दीपदान फाउंडेशन की मदद करें। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ये जो समाज के युवा साथी हैं, आज रोजगार से जुड़े हैं, ये मेरे अपने आपके सभी के हैं। अगर एक साथी के ऊपर रोजगार मिलता है, एक घर व्यवस्थित होता है, तो उससे कई चीज़ें सुधर जाती हैं। और जो साथी हुनरमंद हैं, जिनमें व्यवसाय करने की क्षमता है, वो हमसे संपर्क करें। बस सीरियसली बेवजह मेरा समय बर्बाद ना करें। आप सभी दोस्तों का दिन सार्थक कार्यों में बीते। और उन सभी लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, वो चाहे अलाल हो, दलाल हो, और ये जो वकील करके बने राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम रहे हैं मूर्खों की तरह, और जो जमीन उमीन का धंधा कर रहे हैं, उन सबको चेतावनी दे रहा हूं, इस तरह के दल संगठन को तत्काल समाप्त कर दें। ठीक है ना? धन्यवाद दोस्तों। और जिस दोस्तों को हमारी बातें कटु लगे, समझ लीजिएगा बड़ा भाई था, तमाचा भी मार रहा था, स्वीकार करना सीखिए। धन्यवाद दोस्तों।